हेलो गाइस। आज का हमारा सीपीसी का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इलीगल डिक्री एंड अ वॉइड डिक्री? कैन अ वॉइड डिक्री बी चैलेंज्ड इन कोलैटरल प्रोसीडिंग्स? आज हम थ्री टर्म्स जानेंगे। व्हाट इज इलीगल डिक्री, वॉइड डिक्री क्या है और कोलैटरल प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलीगल डिक्री क्या है और वॉइड डिक्री क्या है। वैसे तो जब अगर हम क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि अरे यार ये तो दोनों सेम सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं है। इलीगल डिक्री और वॉइड डिक्री अलग होते हैं। जो इलीगल डिक्री है ना, वो होती है जो विदाउट जुरिस्डिक्शन पास की गई हो। ठीक है, मतलब जैसे कि हमें सीपीसी में सेक्शन 16, 17, 18, 19 ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताते हैं। सेक्शन 6 सीपीसी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 9 सीपीसी ये हमें सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। तो ये सारे सेक्शन जो जुरिडिक्शन के साथ डील कर रहे हैं ना, वो अगर जुरिडिक्शन नहीं है कोर्ट के पास, अगर उसने पास कर दी तो वो एक इलीगल डिक्री मानी जाएगी। ठीक है, वो वॉइड डिक्री नहीं रहेगी, वो इलीगल डिक्री रहेगी। ठीक है, और वो इलीगल डिक्री क्योंकि उसने विदाउट जुरिस्डिक्शन पास की गई है तो वो चैलेंज की जा सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो फैमिली कोर्ट है अगर वो पास कर रहा है क्रिमिनल डिक्री, अब देखो फैमिली कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन मैट्रिमोनियल मैटर्स के साथ डील करने की है। ठीक है, और मतलब अगर वो क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है ना, तो वो एक इलीगल डिग्री मानी जाएगी क्योंकि ये तो उसका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। उसका सब्जेक्ट मैटर ही सिविल प्रोसीडिंग्स के साथ डील करना है, तो वो एक इलीगल डिग्री मानी जाएगी। फिर वॉइड डिक्री क्या होता है? वॉइड डिक्री वो होता है कि जो इन कंट्रावेंशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन पास की गई हो या फिर जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं किए गए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन का कंट्रावेंशन तो ये हो जाएगा कि अगर स्टैट्यूट जो बोल रहा है उसमें जो लॉ लिखा है उसको फॉलो ही नहीं किया गया, जज ने अपना ही कुछ चला दिया, कुछ अपना ही रूल बना दिया या फिर कुछ ऐसे ही ऑर्डर पास कर दिया जो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, उसकी कंट्रावेंशन, स्टैट्यूट का कंट्रावेंशन हो रहा है। ठीक है, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं किए गए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो हो जाएंगे कि जैसे नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया गया, ऑर्डियल ट्रम पार्टम। ठीक है, ये सब अगर मेरिट्स पे डिसीजन नहीं है, ये सब हो जाएगा कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के भी कंट्रावेंशन में पास किया गया है, तो वो एक वॉइड डिक्री होगी और वो भी चैलेंज हो सकती है। शंभुनाथ मेहरा वर्सेस खेमचंद, इसमें वो इलीगल डिक्री और वॉइड डिक्री का डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, और इसमें ये बताया भी गया था कि इलीगल डिक्री हम कब मानेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट सूट डाला प्लेंटिफ ने, उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया। अब देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मांगा जाता है ना, तो वो क्या हुआ कि वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। ठीक है, उसने डिसमिस इस ग्राउंड्स पे किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है अंडर टीपी। ठीक है, उसने टीपीए का ये प्रोविजन कहते हुए बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर सेकंड सूट आया, उसमें प्लेंटिफ ने डैमेजेस मांग लिए। ठीक है, तो वो डिसमिस हो गए क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो बार्ड है बाय रेस जुडिकाटा। क्योंकि अगर आपने अच्छे तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एसआरए में पढ़ा हुआ होगा तो वहां पे बोला गया है कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करते समय ही डैमेजेस नहीं मांगते हो तो वो ऑर्डर टू रूल टू का बार लग जाएगा और आप दोबारा से कोई और क्लेम वो नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यार ये तो रेस जुडिकाटा से बाहर है। तो फिर उसने सेकंड थर्ड सूट डाला, तो थर्ड सूट में उसने फिर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया, तो वो अलाउ कर दिया उन्हें। अभी डिफेंडेंट तो वो देख के आया है ना फर्स्ट सूट में, तो डिफेंडेंट ने प्ली किया कि ये तो रेस जुडिकाटा से बाहर है क्योंकि इट्स फाइनली बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन द फर्स्ट सूट। ठीक है, तो फिर कोर्ट ने बताया कि जो फर्स्ट सूट था ना, उसके पास कोर्ट के पास जूरिस्डिक्शन ही नहीं थी, उसने केस ऐसे ही डील कर दिया था, तो वो एक इलीगल डिक्री मानी जाएगी। ठीक है,
तो कोर्ट ने बोला कि अगर वो इलीगल डिक्री है क्योंकि उसके पास जूरिसडिक्शन नहीं थी, तो जो थर्ड सूट होगा ना, वो उसके पास रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि वो डिक्री जो फर्स्ट सूट में जो डिक्री पास हुई थी वो डिक्री मानी ही नहीं जाएगी। तो जो थर्ड सूट है वो रेस जुडिकाटा से बार्ड नहीं है, तो वो अलाउ कर दिया गया था। ठीक है। और जैसे कि ये थर्ड सूट में इन्होंने अब ये मैटर तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चल रहा है ना, बट यहाँ पे उन्होंने क्लेम कर लिया वॉइड डिक्री का भी मैटर। तो वो वॉइड डिक्री इसके साथ साथ में चल रहा है। ठीक है। एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैटर चल रहा था, तो और एक उसके साथ साथ जो चल रहा है वो वॉइड डिक्री का भी मैटर चल रहा है। तो ये जो दोनों प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी ना, ये कलेक्टरल हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि वो मामला तो नहीं था उसका, बट फिर भी चल रहा है, तो वो कलेक्टरल प्रोसीडिंग है। तो जो वॉइड डिक्री है ना, वो कलेक्टरल प्रोसीडिंग्स में चैलेंज की जा सकती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वॉइड डिक्री कलेक्टरल प्रोसीडिंग्स में चैलेंज की जा सकती है। तो वो जो साथ में दूसरा मामला उन्होंने चला दिया वो कलेक्टरल प्रोसीडिंग थी, और हाँ, कलेक्टरल प्रोसीडिंग में वॉइड डिक्री चैलेंज हो सकती है। ठीक है। तो यही है। और उसके बाद ये यही बोला गया है कि वॉइड डिक्री चैलेंज की जा सकती है, क्योंकि जैसे थर्ड सूट में वॉइड डिक्री चैलेंज की गई थी, वैसे ही यहाँ पे वॉइड डिक्री चैलेंज की जा सकती है। और फर्दर ये है कि दोनों ही चैलेंज की जा सकती है। हम वॉइड डिक्री भी चैलेंज कर सकते हैं और इलीगल डिक्री भी चैलेंज कर सकते हैं। पर वॉइड डिक्री को चैलेंज करने का जुरिस्डिक्शन थोड़ा कम कर दिया गया है, कि जैसे वॉइड डिक्री सिर्फ हम ट्रायल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या फिर जो जिस कोर्ट के पास एपेलेंट जुरिस्डिक्शन है उसको उसके पास चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। बट जो इलीगल डिक्री है वो हम कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, बीइंग एन इलीगल डिक्री, तो वो कहीं पे भी चैलेंजेबल है। ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि वॉइड डिक्री कैन ऑल्सो बी चैलेंज इन द कलेक्टरल प्रोसीडिंग। और कलेक्टरल प्रोसीडिंग क्या होती है? कलेक्टरल प्रोसीडिंग वही होती है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है जो कि सेपरेट है फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोसीडिंग इन विच द डिक्री वॉज पास्ड। ठीक है। क्योंकि वो सेपरेट है, ओरिजिनल प्रोसीडिंग से तो सेपरेट ही है, तो उस पर हम चैलेंज कर सकते हैं। तो यही है। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि वॉइड डिक्री सिर्फ कलेक्टरल में ही चैलेंज होगी, वो सेपरेट सेपरेट प्रोसीडिंग में भी चैलेंज कर सकते हैं हम। वो हम क्यों करेंगे? अगर उस पार्टी को के पास नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। अगर उस पार्टी को पता ही नहीं था, उसको नोटिस ही नहीं दिया गया था, पर जब उसके पार्टी को नॉलेज आया तो तब उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, तो तब वो चैलेंज कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे, तो कोर्ट अलाउ कर देगा इन अ सेपरेट प्रोसीडिंग ऑल्सो, कि तुम सेपरेट प्रोसीडिंग में भी वॉइड डिक्री को चैलेंज कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि कलेक्टरल प्रोसीडिंग में चैलेंज हो सकता है कि नहीं। तो वॉइड डिक्री कलेक्टरल प्रोसीडिंग में भी चैलेंज हो सकती है। ओके। तो ये थोड़ा इसका ये है कि कलेक्टर प्रोसीडिंग पहले बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा पैटर्न ऊपर नीचे हो गया है। तो पहले कलेक्टर प्रोसीडिंग बताइए आप कि ये है, और उसके बाद आप सब आंसर आंसर को ऐसे अपना कर सकते हो, और शंभुनाथ का आप जजमेंट यूज कर सकते हो जिसमें एक्सप्लेन किया गया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।